बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह के बारे में, यानी कि उसका ओवरव्यू वगैरह जानेंगे। यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे इसका एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हमने हाईलाइट की हुई है आज इसके बारे में हम जो डिस्कस करें। तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है? तो एक्टिव डायरेक्टरी स्टैंड फॉर करती है एसी, यानी कि इसको हम एसी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर आप इसको जो एक्टिव डायरेक्टरी होती है ADDS के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी इसका जो पहला नाम था वो जाना जाता था ADDS, स्टैंड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। तो ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस के नाम से भी जानी थी, दोनों ही इसके नाम है, और ये डेवलप की थी माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ने। तो अब हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी जो हमारे पास इसके बेसिक कंसेप्ट है वो डिस्कस है। वो सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर है, उसके कंपोनेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, रूल्स, स्कीमा और इसकी साइट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वर्क ग्रुप पॉलिसी, ये कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमारा ग्रुप पॉलिसी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हम जो है आप मेरे चैनल से सर्च कर सकते। तो ग्रुप पॉलिसी मैं आपको सिंपल बता दूं यहाँ, क्योंकि ये भी इसका कंसेप्ट भी यूज होता है जब हम एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये क्या करती है, हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं या फिर हमारे यूज़र जो भी यूज़र या कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं उन, यानी कि अगर हम कोई भी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है यूज़र या कंप्यूटर वगैरह पर, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन किसी भी चीज़ की करनी होती है, तो वहाँ हमारे पास ग्रुप पॉलिसी का जो है डिस्कस किया जाए। अब ये हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं, ये साइट पर भी कॉन्फ़िगरेशन की जा सकती है, डोमेन्स पर भी, और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स वगैरह पर कहीं भी हम जो है ये ग्रुप पॉलिसी जो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा एक कंप्लीट जो टॉपिक है, यहाँ इसको डिस्कस नहीं करना। बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे वो एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में ही देखेंगे। तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है? एक्टिव डायरेक्टरी का हमारे पास कंसेप्ट क्यों है, पहले तो ये देख लेते हैं हम। यानी कि पहले वर्क ग्रुप का यूज किया था। वर्क ग्रुप में क्या होता था कि हर यूजर अपने हिसाब से लॉगिन वगैरह लगाता था, और कोई भी जो चेंजिंग करनी पड़ती थी वो अपनी मर्जी से, यानी कि वो हर एक में मैनुअल चेंजिंग करना पड़ती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ दिस पीसी है, तो दिस पीसी में चेक करेंगे वर्क ग्रुप है, यानी कि यहाँ लिखा वर्क ग्रुप, और यहाँ हर कोई यानी कि जो भी आपका सिस्टम होगा वहाँ वर्क ग्रुप लिखा है। वर्क ग्रुप मतलब कि जितनी भी अगर कोई भी सेटिंग आपका लैपटॉप वगैरह पे आपने करनी होती किसी किस्म की कोई भी, तो वो हर एक लैपटॉप की, हर एक सिस्टम की ज़्यादा वो सेटिंग हमें करनी पड़ेगी। यानी कि छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ तो वर्क ग्रुप का कंसेप्ट जो है वो वर्क करता है, लेकिन अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ग्रुप जो होता है वो फील्ड हो जाए। फील्ड क्यों होता है, उसकी रीज़न यही है कि अगर देखें, अगर 1000 जो कंप्यूटर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर उनको हम मैनेज करना चाहें, यानी कि हर एक को कोई भी वर्क करना होता है, यानी कि लॉगिन देना होता है, तो हर एक को लॉगिन और पासवर्ड वगैरह में देने के लिए कितना टाइम लग जाता है। इसी तरह अगर हमने किसी का वॉलपेपर चेंज करें या कोई एक RAR फाइल ही अगर हमने कोई जो यानी कि इंस्टॉल करनी है, विंडो इंस्टॉल करनी है, कुछ भी जो इस तरह का कोई परफॉर्म करना है एक्शन, तो हमें हर एक लैपटॉप यानी कि हर एक डिवाइस, हर एक कंप्यूटर पर जब फिजिकली जाकर हमें इम्प्लीमेंट करना चाहता, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की। इस प्रॉब्लम को जो सोल्यूशन लाया गया वो AD, यानी कि जो हमारे पास वर्क ग्रुप है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि उसको कहीं से भी हम जो मैनेज नहीं कर सकते थे, यानी कि हर एक सिस्टम पे हमें फिजिकली जाकर मैनेज करना था। लेकिन जो एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, ये एक्टिव डायरेक्टरी ने हमारा ये हमें हेल्प दी कि हम एक ही जगह पर बैठ के सारे के सारे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, और जो भी हम वर्क करना चाहें वो इस एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू कर सकते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी और वर्क ग्रुप में अगर मेन आपको डिफरेंस या डेफिनेशन पूछे वो ये है कि जो वर्क ग्रुप था वो डिसेंट्रलाइज था, यानी कि उस पर हर एक मैनुअली वर्क करना था, जबकि एक्टिव डायरेक्टरी क्या था, ये सेंट्रलाइज है, यानी कि एक ही जगह से आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली यही चीज़ है। तो इसके अलावा व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी, यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी में LDAP डायरेक्टरी सर्विस वगैरह होती है। LDAP लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल वगैरह इसमें यूज़ किया है। तो उसके अलावा ये हमारे पास जो एक्टिव डायरेक्टरी है ये वर्क करती है डोमेन नेम सर्वर के साथ, और इसके अलावा ये 2000
2000 में एक्सपी के यानी कि विंडो एक्सपी में ये आई थी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया 2000 में, और उसके बाद सेंट्रलाइज मैनेज किया। मैं आपको बता दूंगा, यानी एक ही जगह से आप वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हो। तो उसके बाद एक्सटेंसिबल, यानी कि आप इसको एक्सटेंसिबल भी कर सकते हैं, और इंथ्रोएपल यानी कि इंथ्रोएपल मतलब कम्युनिकेशन वगैरह के लिए इसका जो है यूज़ किया था, यानी कि आपस में ये रिलेटिव्स होती हैं। एक्टिव डायरेक्टरी की अगर आप एक और डेफिनेशन करना चाहते हैं तो वो आप ये इस तरह भी कर सकते हैं, यानी कि हम सेंट्रलाइज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये ऑब्जेक्ट्स की सेंट्रलाइज कलेक्शन होती है। अब यहाँ दो वर्ड्स, एक सेंट्रलाइज तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या, उसके बाद कलेक्शन इकट्ठा करना ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करके यानी कि सेंट्रलाइज कर देना, वो हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी आती है। तो मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो इसकी सिंपल से शॉर्टकट डेफिनेशन में लिखना चाहिए तो आप लिख सकते सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ ऑब्जेक्ट्स कौन कौन सी, ऑब्जेक्ट्स कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि यूजर एंड ग्रुप्स, ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे सर्विसेज वो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि कोई भी चीज़ जो यहाँ यूज़ की जा रही है एक्टिव डायरेक्टरी में, उन सारी चीज़ों को हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया यूजर्स एंड ग्रुप्स ये ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे, सर्विसेज जो होंगी वो ऑब्जेक्ट्स होंगी, रिसोर्सेज वगैरह जो होंगे वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे। रिसोर्सेज मतलब प्रिंटर वगैरह, जो फाइल सिस्टम वगैरह जो भी चीज़ होंगी ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में ही आएंगे। तो सिंपल इसकी एक्टिव डायरेक्टरी की यही है कि हम जो है सेंट्रलाइज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये हमारे पास होता है। इसके अलावा अगर आप इसे नाम पे गौर करेंगे तो एक दो वर्ड्स हैं, ये एक एक्टिव और एक डायरेक्टरी। जैसे कि आपके मोबाइल की डायरेक्टरी है तो आपके मोबाइल की डायरेक्टरी क्या है, वहाँ आपके नंबर वगैरह जो वो सेव होते हैं। तो इसी तरह ये भी हमारे पास एक डायरेक्टरी होती है, जहाँ यानी कि एक डाटाबेस की तरह ही वर्क करती है। यहाँ जो नंबर वगैरह जो सेव तो नहीं होते, लेकिन यहाँ क्या सेव होता है, यानी कि यूज़र के लॉगिन वगैरह या फिर पीसी वगैरह या इसके प्रिंटर वगैरह का एड्रेस, इन सारी चीज़ों का एड्रेस वगैरह जो वो सेव होता है इसमें। तो एक्टिव मतलब कि अलाइव होना, हर वक्त यानी वर्किंग फॉर्म में होना, क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होगी जो हर एक को कंट्रोल करे, हर एक को लॉगिन वगैरह प्रोवाइड करती है। ये एक डाटाबेस की तरह वर्क करती है, जहाँ जिसके साथ सारे के सारे जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, यानी प्रिंटर वगैरह जो भी चीज़ होती है, और वो इसके थ्रू जो है वो लॉगिन वगैरह, यानी कि ये उसको उनको सबको वैलिडेट करती है और यही उन पर सारा कुछ वर्क कर रही होती है। तो ये अगर ये एक्टिव नहीं होगी तो वो सारे वर्क नहीं कर पाते, तो इसीलिए इसका नाम भी एक्टिव डायरेक्टरी ही रखा गया है। तो अब हम जानते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी के जो कंपोनेंट्स हैं, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके ऑब्जेक्ट्स या बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है, उनमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट्स ये मिलकर बनते हैं। ऑब्जेक्ट्स अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, ऑब्जेक्ट्स क्या थे, कोई भी चीज़ जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, यानी एक्टिव डायरेक्टरी में जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि यूज़र, मशीन्स, प्रिंटर्स, लैपटॉप वगैरह, कोई भी चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे इसमें ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑब्जेक्ट को मजीद डिवाइड करना चाहते हैं तो इसको दो टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि आप इसको कंटेनर ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं और लीफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। कंटेनर ऑब्जेक्ट, तो इसको आप कंटेनर ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, फिर आप इसको लीफ जो है वो लीफ ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। तो कंटेनर क्या आता है, कंटेनर का मतलब होता है जैसे कि बास्केट, यानी कि कंटेनर मतलब कि कोई भी चीज़ उसमें मजीद आप ऐड कर सकते हैं। और लीफ का मतलब होता है जैसे कि दरख्त के पत्ते होते हैं वो लास्ट होते हैं और उसमें कोई भी चीज़ आप मजीद ऐड नहीं कर सकते, तो इसको आप कंटेनर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं और लीफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो आप ये हमारे पास इस तरह लीफ ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं। तो लीफ ऑब्जेक्ट आप कौन से होते हैं और कंटेनर ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं वो आप देखते हैं। तो हमारे पास लीफ ऑब्जेक्ट को वो होंगे यानी कि यूजर्स, लैपटॉप्स, और इसके अलावा हमारे पास जो प्रिंटर्स होते हैं ये हमारे पास लीफ ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि ये जो अभी बता रहा हूँ ये हमारे पास लीफ ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा जो कंटेनर ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप कह सकते हैं डोमेन्स आ सकते हैं, या फिर ट्रीज हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा फॉरेस्ट हो सकते हैं, और मजीद ऐड करना तो आप उसको ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट भी कह सकते हैं, OU भी हमारे पास ये भी कंटेनर ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, या पहले तो मैं आपको लीफ ऑब्जेक्ट के बारे में वो बता देता हूँ, यानी कि लीफ ऑब्जेक्ट क्यों ये हमारे पास होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो लीफ ऑब्जेक्ट होते हैं
ये अपने अंदर कोई भी चीज़ कंटेन नहीं कर, जैसे कि यूज़र एक अकेला होता है, इसके ये लास्ट होता है, इसमें कोई भी चीज़ कंटेन नहीं होती। जबकि मशीन जो लैपटॉप जो होते हैं हर एक के पास अपना अपना लैपटॉप होता है, प्रिंटर भी हर एक होता है, इसके अंदर मजीद कोई चीज़ नहीं आती। जबकि अगर हम बात करें डोमेन्स की या साइट्स की, डोमेन्स के अंदर डोमेन्स के अंदर जो है वो मजीद चीज़ें आती हैं, यानी कि इसमें लैपटॉप जो हमारी चीज़ें ये सारी यूज़र लैपटॉप सारी कुछ इसके अंदर आती हैं। और ट्रीज़ की बात करें तो इसके अंदर भी सारी चीज़ डोमेन्स वगैरह आती हैं, और यानी कि ये लैपटॉप्स वगैरह प्रिंटर्स यूज़र्स ये सारी चीज़ें इसके अंदर। फॉरेस्ट की बात करें तो ये भी कंटेन करते हैं सारी चीज़ों को जो ऊपर हम डिस्कस करें। और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें भी यूज़र मशीन और ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब बेसिकली इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो ये ऑटोमेटिकली कंटेनर और लीव का आपको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इनके साइट्स क्या आती हैं। साइट्स वगैरह मेन इसको कह सकते हैं। मैं आपको साइट्स और डोमेन में क्या डिफरेंस है वो बाद में बताता हूँ, पहले इन चीज़ों को बताऊँ। यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि ये साइट्स डोमेन ट्रीज फॉरेस्ट ट्रस्ट वगैरह इन सारे क्या रिलेशनशिप और किस तरह इनका आसानी से डेफिनेशन कर सकते हो। सबसे पहले आप कहना कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट कहता है, ओ यू मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट इसको कहा जाता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हमारे पास एक दो यानी कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर यानी कि अगर एक दो यूज़र जो हमारे पास क्या होंगे वो यूज़र ही कराएंगे। अगर कुछ डिपार्टमेंट्स बढ़ा दिए तो वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बन गए, जैसे कि आईटी का डिपार्टमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट। अब ये तीन जो डिपार्टमेंट है वो हमारे पास क्या ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट आते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को मिला दिए तो जो तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक डोमेन बन जाती है। डोमेन मतलब कि एक एरिया आ जाता है। एक एरिया मतलब आप एरिया कह लेंगे, यानी कि एक डोमेन का मतलब होता है एक स्पेसिफिक एरिया था जहाँ यानी कि एक बाउंड्री आ जाती है, उसको डोमेन्स में आ जाती है। इसके अलावा अगर मुख्तलिफ डोमेन्स को मिला दें तो हमारे पास एक ट्री बन जाता है। और अगर ट्रीज को मिला दें तो हमारे पास एक फॉरेस्ट बन जाता है, यानी कि जंगल एक बन जाता है। एक ट्री होता है और उसके बाद हमारे पास एक जंगल पूरा बन जाता है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ आ जाता है ट्रस्ट मतलब कि यकीन करना, यानी कैसे आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये सारी जो चीज़ें आपस में कम्युनिकेट करती हैं। अभी इसको मुझे डिस्कस करते हैं। उसके बाद ट्रांजिटिव ट्रस्ट, नॉन ट्रांजिटिव और क्रॉस लिंक, यानी कि ये हमारे पास की मुख्तलिफ टाइप्स वगैरह वो भी वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। सिंपल यही बताने का फिलहाल मकसद था कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट यानी कि अगर मुख्तलिफ ग्रुप्स यानी कि मुख्तलिफ यूज़र को मिला दिए ग्रुप्स बना दिए जाए तो वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट आएगा। और अगर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को मिला दिए तो हमारे पास डोमेन्स आएंगे। अगर मुख्तलिफ डोमेन्स को मिला दिए तो हमारे पास ट्री बने, और ट्रीज को मुख्तलिफ को मिला दिए तो हमारे पास फॉरेस्ट बन जाता है। बेसिकली ये और सबसे जो एक्टिव डायरेक्टरी में सबसे पूछ जाने और मेन जो टॉपिक्स है वो ये हैं, और ये बार बार यूज होते हैं। और अभी हम सिर्फ प्रैक्टिकल दे रहे हैं, बाकी हम जो इस डिटेल के साथ प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो आप मजीद सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिलहाल हम सिर्फ इसको के अलावा अगर आप डोमेन की मजीद डेफिनेशन देखना करना चाहते हैं तो आप इसको कह सकते हैं डोमेन एक तो लॉजिकल होती है, दूसरा एक्सेस होती है और तीसरा सिक्योर होती है। तो अगर डोमेन के डेफिनेशन मजीद इस तरह भी कह सकते हैं, डोमेन इज अ लॉजिकल एक्सेस एंड सिक्योर। लॉजिकल कैसे, लॉजिकल मतलब जैसे कि मैं अभी वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, वाईफाई के सिग्नल मेरे पास कैसे आ रहे हैं नहीं पता चल रहा, लेकिन ये हमें मानना पड़ा कि वाईफाई हम जब यूज़ करें तो पता चलता है कि वाईफाई हम यूज़ कर, जो चीज़ नज़र नहीं आती है लेकिन वर्क करी वो लॉजिकल, यानी कि डोमेन मतलब कि हमें पता तो नहीं चलता लेकिन ये वर्क कर रही है। इसी के अलावा यानी कि एक्सेस, हम कोई भी चीज़ें एक्सेस इंटरनेट वगैरह के थ्रू कर रहे हैं लेकिन वो हमें किसी और को पता नहीं है कि इंटरनेट इसका कनेक्ट, जब तक हम देखेंगे नहीं। तो इसी तरह ये भी बैकएंड पे वर्क है। उसके बाद सिक्योर होती है, यानी कि अब ये सिक्योर कैसे होती है, इसी तरह जैसे कि किसी को पता ही नहीं है लॉजिकल है, बस वर्क आ रही, जब तक कोई देखेगा नहीं तो किसी को पता क्या चलेगा। तो इसीलिए जब नजर ही नहीं कोई चीज़ आ रही और बैकएंड पे वर्क हो रही है तो वो हमारे इसलिए वो ये सिक्योर होती है। तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस देखना चाहिए। तो साइट्स और डोमेन में क्या डिफरेंस है। साइट जो होती है ये बेसिकली आप साइट और डोमेन को एक भी चीज़ कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। साइट जो होती है हमारे पास फिजिकली होती है, जबकि डोमेन होती है वो लॉजिकली होती है, यानी कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी चीज़ बनाई जो हमें जो एक्टिव डायरेक्टरी के जो पीसेस वगैरह जो आपको नजर आ रहे होते हैं वो असल में आपके पास एक साइट में होती है। यानी कि साइट मतलब कि हमारे पास एक यहाँ कंपनी लाहौर में और एक कंपनी आप कह लें कि
जर्मनी में है, कहीं भी किसी और मुल्क में, कहीं भी, तो एक साइट ए ये होगी और ये इसी तरह ये साइट हमारे पास ये साइट बी हो जाएगी। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ साइट्स वगैरह इस चीज़ को कहते हैं, ये साइट ए और साइट बी है। और डोमेन क्या है, यानी कि ये जो एक चीज़ है इसको ही आप डोमेन कहेंगे और इसको भी आप डोमेन ही कहेंगे, और इनका आपस में जो लिंक वगैरह होता है। तो आपको कम्बिनेशन बना के, यानी कि किस तरह ये डोमेन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होती है, डोमेन्स होती हैं, उसके डोमेन्स के बनने के बाद ट्रीज बनते, ट्रीज बनने के बाद फॉरेस्ट बनते हैं, कैसे यानी कि सबसे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट मतलब सपोज कर लें कि एक आपके पास ये आईटी का यानी कि ये आईटी का ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, ये एक एससी का ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है। जब इन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को हम मिला दें, यानी कि ये ट्राई एंगल के थ्रू इस तरह मिला दिया जाए, तो ये हमारे पास इसको आप कह सकते हैं एक डोमेन बन जाए, यानी कि इस एरिया के अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो एक डोमेन है। अब ये हमारे पास एक डोमेन है, लेकिन जब ये मुख्तलिफ डोमेन्स को इसमें से मजीद यानी कि पेरेंट और चाइल्ड का कंसेप्ट इसमें ले हैं, इसमें से मजीद इस तरह डोमेन्स बना दी जाएँ, और ये हमारे पास मजीद शाखें जो निकली जा रही हैं, जब ये मजीद शाखें निकलती हैं तो ये क्या एक ट्री बन रहा है। तो ये जब ये एक ट्री है, इसी तरह अगर यहाँ भी एक डोमेन बना दी जाए, और यानी कि इधर भी इस तरह जितनी मर्जी आप डोमेन बनाइए आप पे डिपेंड करता है। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास यानी कि ये हम डोमेन्स और यानी कि ट्रीज और डोमेन्स हैं। अब ये इनका आपस में अगर हम जो है एक कनेक्शन बना दें, जब इनका कनेक्शन बनाएंगे तो ये मुख्तलिफ जो ट्रीज हैं या ये मिलेंगे तो हमारे पास एक फॉरेस्ट की फॉर्म ये कन्वर्ट कर जाएंगे। तो आप एक बात याद रखें कि ये जो स्टार्टिंग होता है जिसको पेरेंट कहते हैं, पेरेंट या रूट नोड भी कहते हैं, जब स्टार्टिंग जो इससे आ रहा है तो इसको रूट भी कहेंगे, और ये इसके चाइल्ड होते हैं, ये वाले इसके चाइल्ड्स होते हैं। तो हमारे पास एक बेसिक यहाँ से रूट जो है हमारा जो ट्री जो है वो स्टार्ट हो, तो एक जंगल जब बनता है या कोई भी चीज़ बनती है तो वो एक एक दरख्त से मिलाकर यानी कि एक स्टार्टिंग से फिर बनती है। तो इसीलिए ये जो हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, तो इसको आप जो है रूट भी कहेंगे, फॉरेस्ट भी कहेंगे, सब कुछ आप इसको कह सकते हैं। तो फॉरेस्ट के आप और भी जो नाम दे सकते हैं वो आप देख सकते हैं FRT, FR और टी भी आप कह सकते हैं, यानी कि फॉरेस्ट को, यानी कि जो ये ऊपर मैंने अभी आपको ये वाली रूट बेसिकली इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो रूट है ये बेसिक जहाँ से स्टार्ट की थी, यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी हमारे पहले ट्री की, क्योंकि जब ट्री होंगे तो हमारे पास आगे जो फॉरेस्ट बनेंगे, तो इसीलिए इसको ये भी हमारे पास ट्री है फॉरेस्ट में ही कन्वर्ट होगा। तो FRT भी इसको FRT मतलब के फॉरेस्ट रूट ट्री भी इसको कहते हैं, या फिर आप इसको और भी कह सकते हैं FRD भी इसको आप कह सकते हैं, आप इसको FR और D भी कह सकते हैं। आप FRD मतलब क्या होता है, FRD का मतलब होता है हमारे पास फॉरेस्ट रूट डोमेन, यहाँ पे इसको आप TRD भी कह सकते हैं, TR और D। इसको जो रूट है आपकी होती है इसको आप ये इतने नाम इसलिए देंगे क्योंकि मेन चीज़ ही यही है हमारे पास, इसीलिए इसको जो है हम इतने नाम दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि TRD मतलब ट्री रूट डोमेन, ट्री रूट डोमेन इसको कहा जाता है। इस तरह आप बात करें ट्रस्ट के बारे में, ट्रस्ट की ट्रांसिटिव, नॉन ट्रांसिटिव और क्रॉस लिंक, तो इसकी मजीद अगर इसको डिवाइड करना चाहते तो आप इसको मजीद यानी कि पेरेंट चाइल्ड का ट्रस्ट मतलब यकीन होना, इनके अगर एक पेरेंट और चाइल्ड है, इनका आपस में पेरेंट चाइल्ड का बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशन होता है, इसीलिए इनके दरमियान हम इंफॉर्मेशन यहाँ से सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, और ये हमारे पास टू वे यानी कि टू वे ट्रस्ट होता है, टू वे ट्रस्ट पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान होता है। तो इसीलिए इस यानी कि चाइल्ड और पेरेंट आपका पेरेंट चाइल्ड का जो ट्रस्ट है ये ट्रांसिटिव ट्रस्ट होता है और टू वे ट्रस्ट होता है। इसी तरह आप कैसे ट्री रूट ट्रस्ट यानी कि ट्री रूट ट्रस्ट, तो ट्री रूट ट्रस्ट जो होता है ये हमारे पास ही है, और इसका जो रूट का जो ट्रस्ट है वो हमारे पास ट्रांसिटिव ट्रस्ट होता है और टू वे होता है। जो भी रूट के साथ जिसका तल्लुक होता है वो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रांसिटिव ट्रस्ट होता है और टू वे ट्रस्ट होता है। इसके अलावा हमारे पास शॉर्टकट ट्रस्ट क्या है, यानी कि आपस में शॉर्टकट ट्रस्ट का मतलब होता है जैसे कि ये दो नोड्स हैं और आपस में ये कोई भी शॉर्टकट बना रहे हैं, तो अब शॉर्टकट ट्रस्ट क्या होता है, नॉन ट्रांसिटिव होता है, वन में होता है, यानी कि क्योंकि इनका आपस में कोई तल्लुक ही नहीं है तो कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है रिसीवर एक साइड से ही सेंड या रिसीव होते, तो इसलिए
जो हमारे पास शार्ट का ट्रस्ट होता है ये नॉन ट्रांजिटिव और वन वे होता है। इसी तरह एक्सटर्नल ट्रस्ट मतलब कि बाहर से कोई भी नोड या कोई भी चीज़ एंटर होती है और वो किसी के साथ में इंफॉर्मेशन को शेयर वगैरह करती है, तो वो हमारे पास एक्सटर्नल ट्रस्ट है। और एक्सटर्नल ट्रस्ट जो होता है वो नॉन ट्रांजिटिव और वन वे होता है। इसी तरह क्रॉस फॉरेस्ट ट्रस्ट मतलब ये मुख्तलिफ जंगल है और उनके आपस में कोई भी ये नोड्स जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो वो हमारे पास कहता है क्रॉस फॉरेस्ट ट्रस्ट। तो जो क्रॉस फॉरेस्ट ट्रस्ट होता है वो ट्रांजिटिव और टू वे हमारे पास होता है। इसी तरह हमारे पास रिलम ट्रस्ट लिनक्स यूनिक्स वगैरह में ये किया जाता है यूज़, तो ये भी नॉन ट्रांजिटिव और वन वे हमारे पास होता है। तो अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं तो थोड़ा सा मैं उनको सिंपलीफाई करता जाता हूँ। यानी कि डोमेन्स आपको क्या पता है कि डोमेन्स आपको एक ये आपको जो राइट एंगल यानी कि ये ट्राई-एंगल जो आपको नज़र आ रही है आपकी एक डोमेन्स है। और जब आपको जो एक्टिव डायरेक्टरी के मुख्तलिफ डोमेन्स को आपस में मिला दें तो आपके पास क्या होता है एक ट्री बन जाता है। तो ड्रीम क्या करता है, ये कंटेन करता है वन और मोर डोमेन्स को। इसके अलावा जो हमारे पास ट्री होता है कन्फिगर इन द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, यानी कि जो हमारे पास ट्री होता है वो पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप में होता है। जैसे कि ये एक डोमेन है, इसी हिसाब से ये अगर एक और डोमेन हम यहाँ बनाना चाहें तो अगर यहाँ एक और मैं डोमेन बना देता हूँ तो ये हमारे पास पेरेंट चाइल्ड के डोमेन्स में आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक पेरेंट और ये चाइल्ड, इससे आगे ये फिर पेरेंट और चाइल्ड में इस तरह ये हमारे पास बनता जाएगा। तो ये पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप इसको कहते हैं। यानी कि ये हमारे पास ये चाइल्ड है, ये पेरेंट और ये फिर चाइल्ड है किसके, इस पेरेंट के। तो ये सो ऑन इस तरह ये चलता जाता है। इसके अलावा अगर आप इसी को मज़ीद दिखाएं तो सेम नेम स्पेस है। तो सेम नेम स्पेस का मतलब क्या होता है, सेम नेम स्पेस का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ जो गिवन है, यानी कि ये blackhat.com है, ये हमारे पास blackhat.com क्या, ये हमारे पास एक डोमेन नेम है, जैसे कि google.com एक डोमेन नेम है। तो ये इसी तरह ये भी हमारे पास एक blackhat.com ये डोमेन नेम है। अब इस डोमेन को जो कंट्रोल करता है उसको कहते हैं डोमेन कंट्रोलर, यानी कि डीसी के नाम से। ये बहुत अहम क्वेश्चन है कि डीसी क्या होता है। तो डीसी मतलब का डोमेन कंट्रोलर, जो हमारे डोमेन को कंट्रोल करता है वो हमारे पास डोमेन कंट्रोलर होता है। तो ये हमारे पास एक डोमेन है जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आपको मैंने क्या बताया कि ये इसका सेम नेम स्पेस होता है। सेम नेम स्पेस मतलब कि यहाँ से जैसे कि ये blackhat.com है, तो यानी कि ये फर्स्ट जो डोमेन है ये वाली, इसको आप कह लें कि क्या ये blackhat.com blackhat.com इसका नाम है। ये सपोज पहले ये लिख लिया आपने, .com लिखेंगे, तो जब आप इसके बाद इसका जो नाम लिखेंगे इसका, तो वो क्या होगा, यानी कि इसका आप कुछ और नाम देना चाहते हैं कोई भी दे लें, तो वाइट इसका आप दे सकते हैं जो वाइट। और उसके बाद जब आप मज़ीद लिखेंगे तो आपके पास आप इसका साथ जरूर एड्रेस देते हैं, यानी कि blackhat.com चूँकि ये रिलेशन एक बता रही, तो ये आपके साथ इसी तरह ये आगे आपका जो है blackhat.com जो आ जाएगा। तो ये यानी कि वाइट blackhat.com है। इसी अगर तीसरे चाइल्ड का जब आप नाम लेंगे तो क्या होगा, यानी कि आप इसका नाम ब्लू कर लें, ब्लू, और इसी के साथ साथ ब्लू लिखने के बाद वाइट, और वाइट के बाद blackhat.com, उसी तरह जो इसका आप जो है नाम देंगे तो .com आगे लग जाएगा। तो जिस तरह आपका आम रियल लाइफ में क्या होता है पेरेंट चाइल्ड का, जैसे कि अगर एक किसी का नाम है कुछ भी नाम है अहमद, यानी कि आप कह लें कुछ भी नाम कह लें, जैसे कि अली फराज है। अब फराज क्या होता है कि उसके फादर का नाम है और अली उसका अपना नाम है। तो जिस तरह वो रिलेशन होता है इसी तरह ये भी रिलेशन हमारे पास जो है, और इसी चीज़ को नेम स्पेस का नाम। तो इसी तरह अभी थोड़ी देर में पहले स्टार्टिंग में फॉरेस्ट की भी एग्जांपल दी थी, यानी कि इसी तरह और डोमेन्स वगैरह बना दिए, जैसे कि एक लाहौर की डोमेन है, कराची की डोमेन है, एक गुजरात की डोमेन है। इन सारी चीज़ों को आपस में कम्युनिकेट कराया, लिंक कर दिया जाए तो वो हमारे पास एक फॉरेस्ट बन जाता है। तो ये वो चीज़ें जो भी मैं आपको सारी बता चुका हूँ, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें यही जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो ये बार बार यूज़ होने वाली डोमेन, ट्री, फॉरेस्ट वगैरह का और ट्रस्ट वगैरह का। तो ये
बाद हमारा ट्रस्ट आया। ट्रस्ट मतलब कि जैसे कि ये पेरेंट और ये चाइल्ड है, तो ये पेरेंट और चाइल्ड का आपस में क्या, यहाँ हमारे पास जो एक ट्रस्ट होगा, यानी कि इन दोनों का आपस में क्या है, ट्रस्ट है। ट्रस्ट होगा तो ये आपस में जो कम्युनिकेट और ट्रस्ट कैसे, ट्रस्ट यानी कि ये पेरेंट और चाइल्ड और यानी कि डोमेन का नेम जो सबको नेम स्पेस सेम आ रहा है, तो इसीलिए इनका आपस में ट्रस्ट है। इसी तरह यहाँ भी इनका आपस में ट्रस्ट होगा, तो ये इस चीज़ को कहते हैं ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब कि ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस चीज़ को ट्रस्ट कहते हैं। और आप हमारे पास ट्रस्ट की मैं इतनी आप बहुत ज़्यादा आपको टाइप्स बता दूँ तो सिंपल आप बताता हूँ कि ट्रांजिटिव ट्रस्ट क्या था। ट्रांजिटिव मतलब कि ए को बी पे ट्रस्ट है और बी को सी पे ट्रस्ट है, तो इसका मतलब है कि ए और सी को आपस में जो है ट्रस्ट होना, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव। यानी कि इसको बेशक ए और सी आपस में कोई इसका कम्युनिकेशन कोई जानते नहीं, लेकिन इसके बावजूद इस मिडल वाले होने की वजह से इनका आपस में ट्रस्ट है, तो इसलिए इसको ट्रांजिटिव ट्रस्ट कहते हैं। फिर भी अगर ए को बी पे ट्रस्ट है और बी को सी पे ट्रस्ट है, तो ऑटोमेटिकली ए और सी का आपस में ट्रस्ट होगा, इसको ट्रांजिटिव। और अगर इस तरह नहीं है तो ये नॉन ट्रांजिटिव। और क्रॉस लिंक, क्रॉस मतलब कि ये दोनों चाइल्ड है और ये आपस में कम्युनिकेट वगैरह करना चाहते, तो ये इनका आपस में क्या होगा, ये क्रॉस लिंक जो है वो क्रिएट हो जाता है, तो इसको कहते हैं क्रॉस लिंक। ये क्रॉस लिंक मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान यानी कि मुख्तलिफ डोमेन के दरमियान भी हो सकता है। यानी कि जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही अगर एक फॉरेस्ट और फॉरेस्ट का आपस में भी एक यहाँ अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उनका दरमियान भी ये क्रॉस लिंक आ सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स को मज़ीद कंटिन्यू किया गया, तो उसमें डोमेन कंट्रोलर मैं आपको भी बता चुका हूँ कि इसको जब डोमेन आ जाए तो डोमेन को जो कंट्रोल कर रहा था उस बंदे को कहते हैं डोमेन को, इसको डीसी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं ग्रुप्स। तो ग्रुप्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, ग्लोबल ग्रुप्स होता है, एक यूनिवर्सल ग्रुप होता है, एक डोमेन लोकल ग्रुप। डोमेन लोकल ग्रुप आप कह रहे हैं कि जो डोमेन होती है वो डोमेन को आप एक ग्रुप कहते हैं। उसके बाद ग्लोबल ग्रुप, जो ट्री यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी ट्रीज होते हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, उसको आप कहते हैं कि ग्लोबल ग्रुप है। और यूनिवर्सल मतलब कि जो फॉरेस्ट होती है वो आपके पास एक यूनिवर्सल में आ जाता है। इसके अलावा मुझे इसके ये बताया गया और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट OU क्या होता है, OU मतलब कि एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट और एक अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट है। तो ये दोनों क्या है, एक ये हमारे पास जो मार्केटिंग है ये ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है और अकाउंटिंग एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है। और जब इनको मिला दिया हो जाए और ये इस तरह का जो ट्राइंगल बना दी जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, एक डोमेन बन जाती है। तो blackhat.com एक डोमेन जो भी आपको मैंने पहले बताई है। उसके बाद ट्रांजिटिव ट्रस्ट की यहाँ जो आपको एग्जाम्पल जो भी आपको मैंने दिखाई है, तो ये जो एरो है, एरो का मतलब क्या होता है, इन एरो का मतलब है कि ये 2 वे ट्रस्ट है, यानी कि इंफॉर्मेशन यहाँ से इन दोनों के आपस में जो इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव की जा सकती है, यानी कि इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास होगी और इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास, आपस में इनकी आप कम्युनिकेट यानी कि जो यानी इंफॉर्मेशन आपस में ये एक दूसरे की देख पा सकते हैं। लेकिन अगर ये एरो सिर्फ एक साइड पे इस तरह एरो हो तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। इसका मतलब ये भी है कि लोकल का सारा डाटा क्या था, मेन एक्सेस कर रहा है, जबकि मेन के जो फीचर्स लोकल एक्सेस नहीं करता। फिर मैं बता रहा हूँ कि इसमें लोकल और मेन मतलब कि ये जो ऊपर पेरेंट है इसको कह रहे हैं मेन, और ये नीचे जो है इसको आप कह रहे हैं कि ये हमारे पास लोकल है, यानी कि ये मेन ये ऊपर वाला मेन जो एक्सेस कर। लेकिन अगर इस तरह का एरो हो तो ये ऑपोजिट इसके आ जाता है। लेकिन इस तरह का जो रिलेशन है वो बहुत ही कम होता है रूट के साथ। तो चूँकि ये हमारे पास रूट है तो इसके पास सारे का सारे एक्सेस होते हैं और सब यानी कि ये सब को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसलिए इनका आपस में इस तरह बहुत ही रेयर में ये आता है। उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी की मजीद ये वन वे ट्रस्ट और ये क्रॉस लिंक वगैरह के बारे में बताया गया जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास अब ये सारे का सारा देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, एक फॉरेस्ट है, और ये जो यानी कि इस सारे को देखा जाए तो ये हमारे पास एक ट्री है। और अगर इससे एक चीज़ को, एक ट्रायंगल को देखा जाए तो ये हमारे पास एक डोमेन आ जाती है।
तो सीधे लिखा गया साइट वही है चीज़ जो मैं आपको सिंपल बता चुका हूँ, एक वर्ड में इसको लिखा है। तो ये साइट का एक जो है फिजिकल कनेक्शन को कहते हैं। ये क्या होती है, कलेक्शन ऑफ आईपी एड्रेस वगैरह होती है। इसके अलावा ये हमें इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है कि इसके डोमेन कंट्रोलर इनफोरेस्ट वगैरह के, और इंट्रा साइट और इंटर साइट रेप्लिकेशन वगैरह इसमें होती है। रेप्लिकेशन मतलब कि डुप्लीकेट डाटा का होना, यानी कि एक चूँकि मैं आपको पहले एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, इसमें सारे लॉगिन वगैरह सारी इंफॉर्मेशन इसमें जो एक्टिव डायरेक्टरी में स्टोर होती है, और हर एक जिसमें भी लॉगिन वगैरह होता है वो एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू लॉगिन वगैरह होता है। और एक्टिव डायरेक्टरी ही पर बैठ कर यहाँ कोई भी सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करना है, कोई विंडो करनी है, कुछ भी इंस्टॉल करना है, तो हम वहाँ से बैठ कर जो है वो कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है कि जो इंट्रा साइट रेप्लिकेशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो रेप्लिकेशन भी यही आती है कि हर एक सिस्टम पर ये कॉपी वगैरह इसकी होती है। यानी कि अभी आपको मैं बताया मुख्तलिफ डोमेन होती हैं, और हर डोमेन में एक डोमेन कंट्रोलर होता है। तो हर डोमेन कंट्रोलर को क्या होता है कि उसमें ये सेव कर दिया जाता है उस डाटा सेम बिल्कुल जो का साइट और इंटर साइट को आप इस तरह यानी कह सकते हैं कि ये इंट्रा साइट मतलब लोकल ये नेटवर्क लैन हमारा नेटवर्क जो होता है वो इंट्रा कह रहे हैं, इंटरनेट जैसे होता है, और इंटरनेट जैसे हमारे पास होता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये भी उसी तरह यानी कि इसमें जो डाटा की जो डुप्लीकेशन होती है, यानी कि हमारे हर एक के पास जो वो डाटा होता है। और यहाँ जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि ये ब्रिज हेड सर्वर क्या था। ब्रिज हेड सर्वर ये होता है कि यानी कि साइट्स के दरमियान जो अगर आप कोई लिंक मेंटेन करना चाह रहे हैं तो वो ब्रिज हेड सर्वर का यूज़ होता है। जैसे कि ये सिंपल सब साइट के भी मैंने आपको पहले भी एग्जांपल देता हूँ, फिर बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास एक हुआ, ये कह लें कि ये हमारे पास एक ये ट्री है और एक ये ट्री है। इस तरह मुख्तलिफ जितनी मर्जी ट्री बना सकते हैं। मैं तो एज ए सिंपल एक दो बना कर दूसरे को समझाना चाह रहा हूँ। तो इसको आप जितना मर्जी लेंथ जिस तरह मर्जी, अब इनके दरमियान ये जो हम अभी हम एक लिंक बना रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये ब्रिज हेड सर्वर के थ्रू होता है। अभी सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, जब एक एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको फिर इसकी सही ठीक तरह से क्लियर आएगी। तो उसके बाद सब नेट्स हैं और ये हमारे पास मज़ीद जो चीज़ें लिखी हुई हैं वही चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद अब मेजर चीज़ हमारे पास जो है वो है FSM रूल्स। FSM रूल बहुत ही अहम और हर ये तो लाजमी पूछे जाते हैं, जो मर्जी इंटरव्यू है उसका पेपर है जो भी है जहाँ भी है ये लाजमी पूछे जाते हैं। तो FSM रूल को आप यह कहते हैं फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन। फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन या फिर आप इसको जो है मास्टर ऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ बहुत ही अहम और बहुत ध्यान से समझने वाली है। यानी कि इसमें हमारे पास टोटल जो है वो 5 रूल्स हैं, और ये 5 रूल्स किसके पास होते हैं और क्या होते हैं, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। तो 5 रूल्स, तो इन 5 रूल्स को हम मज़ीद जो है वो डिवाइड करते हैं। तो जब भी बात की फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट में हमारे पास 2 रूल्स आते हैं। जब आप पूछा जाए कि हमारे पास जो मास्टर ऑपरेशंस हैं उसमें टोटल यानी कि कितने रूल्स आते हैं, टोटल हमारे पास 5 आते हैं। उनमें से जो 2 रूल्स हैं वो हमारे पास फॉरेस्ट के रूल्स, यानी कि जब एक फॉरेस्ट बनता है तो उसमें 2 रूल्स आते हैं, और जो 3 रूल्स हैं वो हमारे पास डोमेन्स में आते हैं। तो जब एक डोमेन बनती है तो उसमें 3 रूल्स होते हैं, और जब एक फॉरेस्ट बना उसमें 2 रूल्स होते हैं, और जब इन सबको मिला दें तो हमारे पास टोटल 5 रूल्स बनते हैं। अब फॉरेस्ट के कौन से रूल्स हैं और डोमेन के कौन से रूल्स हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास जो स्कीमा मास्टर होता है, ये जो लास्ट वाला यानी कि ये स्कीमा मास्टर है, ये हमारे पास क्या था फॉरेस्ट। जब भी हमारे पास एक फॉरेस्ट बना तो ये स्कीमा मास्टर वहाँ जो है ये जहाँ इसको हम फॉरेस्ट कह लेते हैं। यहाँ मैं इसको मैं F के नाम से जो है वो लिख रहा हूँ। और जो हमारे पास डोमेन नेमिंग मास्टर ये फर्स्ट वाला, ये हमारे पास यहाँ जब भी फॉरेस्ट बनता है तो तब ये हमारे पास इसकी ज़रूरत होती है, अदरवाइज ये हमारे पास रूल नहीं होता। लेकिन ये 3 मिडल वाले हैं, ये हमारे पास जहाँ डोमेन जब बनती है तो ये वाले जो हमारे पास ये वर्क करते हैं, यानी कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अब ये रूल किसके पास होते हैं और ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ देख लें, सपोज कर लें कि ये हमारे पास एक जो है ये डोमेन है, यानी कि ये एक डोमेन है और ये रूट डोमेन है। तो ये जो हमारे पास एक रूट डोमेन है, उसके अलावा यानी कि आप कह लें कि ये जो रूट डोमेन है ये क्या है, एक रूट डोमेन, ये हमारे पास एक फॉरेस्ट भी है।
ये वाली, और यही हमारे पास फॉरेस्ट होने के साथ साथ ये क्या है, हमारे पास ट्री भी है, ट्री फॉरेस्ट डोमेन, ये और ये सब कुछ ये है। तो इसके पास ये सारे के सारे जो है वो रूल्स होते हैं। जब अगर इसकी बात की है तो ये हमारे पास एक रूट नहीं है और ना ही ये फॉरेस्ट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या डोमेन है। तो डोमेन अगर होगी तो इसके पास ये 3 रूल्स हैं। इसी तरह अगर इसकी बात की जाए आम नॉर्मली तो ये इसके पास भी ये 3 रूल्स हैं। अब ये रूल्स कहाँ आते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं, किस कब यूज़ करते हैं, तो जो एक्टिव डोमेन होती है एक डोमेन, वो उसको क्या, जब डोमेन की बात की है तो उस डोमेन कंट्रोलर वहाँ डीसी होता है। तो डीसी साहब को जो कंट्रोल कर रहा है एक सेंट्रलाइज में। तो डीसी के पास ये 5 रूल्स होते हैं। लेकिन जब ये देखें, ये हमारे पास एक मेन जो एक्टिव डायरेक्टरी जो डेटाबेस एक्टिव डायरेक्टरी मेन होती है, यानी कि डोमेन जो कंट्रोलर होता है, डोमेन कंट्रोलर जो रूट होता है, उसके पास ये सारी चीज़ें थे। लेकिन ये कभी कभार ये अगर ये डाउन हो जाए खुदा ना खास्ता, तो फिर या इसकी कोई मेंटेनेंस करनी पड़ी, हार्डवेयर वगैरह या कोई भी चीज़ इसकी चेंज करनी पड़ जाती है, तो क्या होता है ये हमारे पास डाउन हो जाता है। तो उसके अलावा हमने एक अल्टरनेटिव भी रखा था, जैसे कि अगर आपको इंटरनेट आ रहा होता है, तो जैसे कि आपको कोई इंटरनेट वगैरह केबल इंटरनेट या कोई भी इंटरनेट यूज़ करें, तो वहाँ सिर्फ एक ही सर्वर नहीं होता, वहाँ 2-3 सर्वर, यानी कि एक सर्वर की मेंटेनेंस वगैरह करनी होती है, तो दूसरा जो सर्वर है उसको ऑन कर देते हैं और उसके थ्रू यानी कि कोई भी एक्सेस कर जाए। तो इसी तरह जब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क वगैरह कर रहे होते तो वहाँ सिर्फ एक ही एक्टिव यानी कि एक ही डोमेन कंट्रोलर नहीं है, तो बल्कि बहुत ज़्यादा डोमेन कंट्रोलर होते हैं। लेकिन उन सब का एक ही मेन जो डोमेन कंट्रोलर होता है, सारा का सारा जो कंट्रोल है वो तो एक के पास होता है, दूसरे के पास इतना जो है वो डोमेन कंट्रोल नहीं होता। सिर्फ वो बैकएंड के लिए यानी कि बैकअप की जब जरूरत होती है तब उसका यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह जो हमारे पास डीसी डोमेन कंट्रोलर जो मेन, तो इसको मैंने एक बार रेस कर दिया और यहाँ क्लियर से एक डायग्राम बनाते हैं और उसके थ्रू इसको मैं थोड़ा क्लियर करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारे पास ये क्या होता है और कैसे वर्क करते हैं। बेसिकली आपके पास यानी कि एक डोमेन यहाँ, और इसमें मैं आपको फिर वो डीसी द्वारा बनाकर दिखाता हूँ कि इसको आप अंडरस्टैंड करें। सपोज ये हमारे पास एक ये डोमेन है और ये डोमेन है। सपोज इसके अंदर ये एक डीसी डोमेन कंट्रोलर है और इसी तरह इसके अंदर एक और हमने जो वो डोमेन कंट्रोलर, यानी कि इसको आप एडीसी कह देते हैं, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर मतलब कि ये बैकअप के लिए है, या फिर आप एडिशनल बैकअप नहीं भी आप कहना चाहते तो ये कैसे एडिशनल जो डोमेन कंट्रोलर, मतलब कि ये मुख्तलिफ आपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर मुख्तलिफ बना लिए। तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर मतलब कि यहाँ एक और एडिशनल एडी बना लेते हैं, एडीसी। तो आप इसको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर यानी कि जिसके पास जो भी यूज़र है वो रिक्वेस्ट भेजेगा और आप लॉगिन वगैरह हो जाएगा। सपोज करें कि ये डीसी यानी कि जो मेन डोमेन कंट्रोलर रूट है, तो इसके पास ये पांचों के पांचों ये चीज़ें होंगी। लेकिन जबकि जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इसके पास एक चीज़ भी नहीं होती। और एक बात याद रखें कि जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर और या फिर जो डीसी जो होता है, इन दोनों में से किसी एक के पास ये सारी चीज़ें होती हैं, दोनों के पास कभी भी नहीं होती। और बाय डिफ़ॉल्ट जो होती हैं वो डीसी के पास ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं जिसके पास होंगी उसको हम डीसी कहते हैं। यानी कि ये डोमेन कंट्रोलर प्राइमरी होता है वो इसी को वो कहा जाता है। और अब आम लाइफ में जब देखा है, यानी कि जब डीसी डोमेन कंट्रोलर और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर वर्क कर रहे होते हैं, तो तब क्या होता है कि ये 5 चीज़ों के अलावा जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर होता है यानी कि वो भी वर्क कर रहे हैं। यानी कि अगर लॉगिन वगैरह करना तो वो हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर वो कर सकता है। लेकिन इसके अलावा यानी कि मज़ीद जब इन 5 में से वो वर्क करना तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर नहीं कर सकता। तो जब आप बात करते हैं ये 5 चीज़ें क्या है और ये कैसे हो सकती हैं, तो एडिशनल डोमेन पहले देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमने डिस्कस की थी मास्टर स्कीमा। तो मास्टर स्कीमा कब आएगा, जब हमारे पास एक फॉरेस्ट होगा और फॉरेस्ट के बगैर ये हमारे पास नहीं होता, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें फॉरेस्ट में पड़ती है, इसके अलावा इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो स्कीमा मास्टर, सबसे पहले एक स्कीमा और मास्टर। तो चूँकि एक्टिव डायरेक्टरी हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी एक डेटाबेस है और डेटाबेस के अंदर एक स्कीमा, जब भी किसी भी डेटाबेस की बात की तो उसमें स्कीमा होता है। तो सबसे पहले तो स्कीमा क्या था, स्कीमा मतलब कि आपका जो
जो स्ट्रक्चर होता है, जो आपके डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है, उसको स्कीमा कहते हैं। यानी कि अगर आप कहें कि जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव क्या हो सकता है, प्रिंटर हो सकते हैं, यूज़र हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है, पीसी वगैरह हो सकते हैं। तो ये इन चीज़ों का जो स्ट्रक्चर जो वहाँ जो गिवन होता है वो हमारे पास जो वो स्कीमा होता है, जबकि जो एक्टिव और जो उसमें डाटा जो सेव किया जा रहा होता है वो डाटाबेस में होता है। यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी का जो डाटाबेस होती है वो एक और चीज़ है, और स्कीमा एक और। स्कीमा सिर्फ और सिर्फ जो उसका स्ट्रक्चर चीज़ होती है वो हमारे पास इसमें आती है। तो स्कीमा को तो मज़ीद आगे भी डिस्कस किया गया कि स्कीमा क्या होता है। ये हमारे पास ये होल्ड व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर इन द एक्टिव डायरेक्टरी, यानी कि जो स्कीमा होता है वो हमें बताता है कि जो एक्टिव डायरेक्टरी है उसमें किस किस्म की जो है वो इंफॉर्मेशन वो स्टोर की जा सकती है। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी थी वो हमें जो है स्कीमा होता है। जो अगर वो स्कीमा में डिफाइन की गई हुई है चीज़ तो वो हमें स्टोर करने देता, अदरवाइज वो हमें स्टोर नहीं करने देता। तो स्कीमा में वही चीज़ें आती हैं जो कि स्कीमा में डिफ़ाइन की हुई हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट की होती हैं वो हो सकती है, इसके अलावा हम मैनुअली भी कर सकते हैं स्कीमा को मॉडिफाई, और उसमें वो चीज़ें कह सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ जो एक्टिव डायरेक्टरी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वही स्कीमा को चेंज करते हैं, अदरवाइज कोई आम जो है वो स्कीमा को चेंज नहीं करता। तो अब स्कीमा की डेफिनेशन क्या है, जो स्कीमा कैसे बनता है। तो स्कीमा हमारे पास जो क्लास ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उससे मिलकर बनता है। तो क्लास ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जैसे कि एक यूज़र है ये क्लास ऑब्जेक्ट है, इसी तरह जो लैपटॉप है ये क्लास ऑब्जेक्ट है, प्रिंटर एक क्लास ऑब्जेक्ट है। और अगर इनके मज़ीद अगर एट्रीब्यूट्स की बात की जाए तो ये हमारे पास क्या होती हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, इन दोनों चीज़ों को मिला दिया जाए तो हमारे पास स्कीमा बन जाता है। तो एट्रीब्यूट्स क्या, एट्रीब्यूट्स मतलब कि जैसे कि नेम है, नेम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये एक एट्रीब्यूट्स वगैरह में शामिल हो जाता है। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि स्कीमा क्या है। स्कीमा एक बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्कीमा की डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो स्कीमा की डेफिनेशन यही है कि ये क्लास ऑब्जेक्ट्स और जो ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट्स होते हैं इनसे मिलकर ये स्कीमा बनता है। तो अब हमारे पास स्कीमा को आप समझ, तो स्कीमा मास्टर, यानी कि स्कीमा को मास्टर कौन हो सकता है। तो स्कीमा मास्टर मतलब कि स्कीमा को सिर्फ और सिर्फ स्कीमा का मास्टर वो हो सकता है, यानी कि डीसी। ये डीसी स्कीमा का मास्टर है जिसके पास ये पांचों की पांचों चीज़ें हैं। इसके अलावा जितने भी डीसी हैं उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती। और इसमें दो चीज़ें और आती हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ तो ये पांचों चीज़ें हम परमानेंटली किसी भी एडीसी को प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर हम परमानेंटली नहीं भी करना चाहते तो वैसे ही हम कुछ शेयरिंग वगैरह भी इसकी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम परमानेंटली जो है उसको प्रोवाइड करना चाहते हैं या फिर परमानेंटली नहीं करना चाह रहे। अगर हम परमानेंटली तब जो है ये चीज़ यानी कि प्रोवाइड करते हैं, ये पांच चीज़ें, तब हम जो ये मास्टर ऑपरेशन तब देते हैं जैसे कि हमारी हार्डवेयर वगैरह जो है डीसी डोमेन, जो मेन प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर वगैरह की जो हार्ड डिस्क वगैरह जो ख़राब हुई है। इसके अलावा मेन इशू है जब हम इसको यूज़ ही नहीं करना होता तो तब ये हमारे पास आती है, तब हम इसको परमानेंटली जो वो देते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब हमारा जो लिंक डाउन होता है तो 4 से 5 दिन के लिए, तब हम परमानेंटली इसको जो है वो असाइन नहीं करते हैं ये 5 चीज़ों एडीसी को। तो जब ये हमारे पास डीसी ये वाला ख़त्म हो, अगर इसको कर दिया जाए तो ये जो हमारे पास एडिशनल एडीसी यानी कि एडिशनल डोमेन कंट्रोल होता है वो हमारे पास डीसी बना जाता है, और जो उससे आगे मज़ीद हम बनाते हैं वो हमारे पास क्या होता है एडिशनल डोमेन कंट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस तरह वर्क करता है। तो इसके FSM के रूल्स जो मेन 2 रूल्स हैं, यानी कि रूल्स ट्रांसफ़र का मतलब है कि या आप जब चाहे उससे वापस भी ले सकते हैं, जब चाहे उसको दे सकते हैं, या फिर लेकिन यहाँ जो रूल्स साइज होता है SES, ये मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ। सबसे पहला हमारा ट्रांसफ़र को तो आपको समझ आ चुकी है कि ट्रांसफ़र रूल्स क्या है, यानी कि चीज़ जब आपका दिल करता दे भी सकते हैं उसको, और जब आप इसको उससे वापस भी ले सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन सीज़ में क्या था, सीज़ में आप परमानेंटली दे देते हैं, आप वापस वगैरह नहीं ले सकते।
SEIZE सीज मतलब कि परमानेंटली आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो दो रूल्स होते हैं, या तो ये परमानेंटली दे देता है या फिर वो ट्रांसफ़र करता है। तो ये बेसिकली आप इसको पता होना चाहिए। तो अब हमारे पास स्कीमा मास्टर चूँकि एक फॉरेस्ट, ये रूट एक फॉरेस्ट है, ये सब कुछ यही ग्लोबली सबको हैंडल कर रहा है, तो ये इसके पास होगा। तो अब इसकी ज़रूरत का जो कि स्कीमा मास्टर की ज़रूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। स्कीमा मास्टर मतलब कि ये आपको बहुत ही रेयर में ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसने कोई भी स्कीमा में किसी किस्म की कोई चेंज ही नहीं करनी, तो तब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ना ही ये जब डीसी डाउन वगैरह भी हो तो उसको जो एडीसी को प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, जब हम जो एक्सचेंज सर्वर वगैरह लगाते हैं, तो तब स्कीमा मास्टर यानी कि स्कीमा में चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर स्कीमा की तब ज़रूरत पड़ती है जब कोई न्यू चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि प्रिंटर लैपटॉप वगैरह का यूज़ करने का, अगर उसमें मोबाइल का स्कीमा में डिस्क्राइब नहीं किया गया और हम मोबाइल वगैरह पे अटैच करना चाहते हैं, तो तब हम स्कीमा में मॉडिफिकेशन अगर करना चाहते हैं तो तब ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत ही रेयर में पड़ती, क्योंकि जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ें होती हैं वो सेम ही यूज़ की हैं, क्योंकि और ऑर्गेनाइजेशन में यूज़र हो सकते हैं, जो लैपटॉप हो सकते हैं, मोबाइल वगैरह हो सकते हैं, यही चीज़ें होती हैं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। इसलिए जो मास्टर स्कीम है इसकी ज़रूरत ये एडीसी को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि इसकी ज़रूरत पड़े। उसके बाद हमारे पास डोमेन नेमिंग मास्टर। अब डोमेन नेमिंग मास्टर क्या है, ये भी हमारे पास जो रूट स्कीमा डीसी होता है उसी के पास होता है। तो इसमें क्या होता है, डोमेन नेमिंग मास्टर मतलब कि हम अगर डोमेन स्पेसिफिक टास्क एडिशन और रिमूवल ऑफ डोमेन्स, तो अब इसकी कब ज़रूरत पड़ती है, इसकी भी उस टाइम ज़रूरत पड़ती है जब हमें कोई भी या तो किसी डोमेन को रिमूव करना हो, तो यहाँ पे किसी डोमेन को ऐड करना है, क्योंकि जितने भी ये डीसी हो गए, यानी कि यहाँ जो डीसी पड़ा हुआ है, इधर इसका जो डीसी है, इसका जो डीसी है डोमेन कंट्रोलर है, यहाँ पे इसका जो डीसी है डोमेन कंट्रोलर, इसका डीसी डोमेन कंट्रोलर, ये कोई भी ये जो जितने भी डोमेन कंट्रोलर, ये चूँकि एडिशनल है, ये रूट नहीं है इनके पास, ये सारे नहीं है, सिर्फ इनके पास ये सारे ये क्या डोमेन के हैं। जबकि ये जो मेन था, जो फॉरेस्ट का जो यानी कि रूट था, ये हमारे पास क्या, इसके पास ये पांचों चीज़ें होती हैं, इनके पास ये यानी कि इनके पास जो तीन चीज़ें होती हैं, जबकि एडीसी के पास 0 होती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब क्या होता है कि ये जब इन दोनों ये इस डीसी सपोज कर लें, इनमें से कोई यानी कि ये करना, ये इस डीसी ने क्या करना था कि यानी कि किसी डोमेन को रिमूव करना, यानी कि या फिर कोई और डोमेन ऐड करने, तो वो किससे परमिशन लेता है, जो मेन ये वाला रूट होता है, यानी कि ये जो मेन डीसी होता है, फॉरेस्ट का जो डीसी होता है, उससे जो परमिशन लेता है और उसके बाद ऐड या रिमूव कर सकता है। लेकिन जब ये वाला जो डाउन हो जाए, अगर ये ऊपर वाला जो ये रूट फॉरेस्ट है, तो ये फिर चेंज नहीं कर सकता। तो इसलिए इसको जो अगर ये डाउन हो जाता है पहले, तो इसको ये दूसरे को वाले को ट्रांसफ़र या इसको देने होंगे, या परमानेंट, या जो वो तो भी समझा चुका हूँ, तो सपोज इसको ट्रांसफ़र करने होंगे। तो ये आपको पूरी ज़िंदगी जरूरत पड़ सकती है, नहीं भी पड़ सकती, क्योंकि अगर आपको पता है, आपको ऐसा लगता है कि कोई न्यू डोमेन नहीं आने वाली, ना ही हम कोई डोमेन इसमें से निकालने वाले हैं, तो जो पहले वाली ये रूट डीसी है, इसको यानी कि एडीसी या दूसरे डीसी को कोई भी देने की ये रूल ज़रूरत नहीं होती, दूसरे वाला भी रूल। अदरवाइज़ इसको अगर ऐसा करना होगा और ये परमानेंटली डाउन हो रहा है, तो इसको जो दूसरे डीसी या एडीसी वगैरह जो भी जितने भी इनको अप्लाई देना होगा, ये उसके बाद आ जाता है हमारा पीडीसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। पीडीसी स्टैंड फॉर क्या होता है कि ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोल होता है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोल एमुलेटर। तो प्राइमरी डोमेन एमुलेटर में सिर्फ हमारे पास 2-3 चीज़ें आती हैं और ये बहुत ही यूज़ होता है। तो जब प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की बात की जाती है, तो इसमें आप कह सकते हैं 2 बेसिक काम करता है। पहला काम ये करता है कि जो पासवर्ड होता है, पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन, और दूसरा टाइम सिंक्रोनाइजेशन करता है। तो बेसिक इसके 2 काम होते हैं, यानी कि फिर मैं बता रहा हूँ कि ये पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन करता है, ये
PDC पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन और दूसरा टाइम सिंक्रोनाइजेशन। और एक तीसरा इसमें अगर ऐड करना चाहें तो ये भी होता है मैनेजिंग द ग्रुप पॉलिसीज कॉन्फ़िगर्ड, यानी कि जो हमने ग्रुप पॉलिसी जो हमने कॉन्फ़िगर की होती है उसको जो है ये मैनेज करता है। तो ये तीसरा तो बहुत रेयर मेथड है। और जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन और टाइम सिंक्रोनाइजेशन होती है। जब भी ये दो यानी कि डीसी एडीसी यानी कि रूट डीसी यानी कि जो 4S डीसी है और जो डोमेन डीसी है, इनका आपस में जब टाइम ही चेंज हुआ तो जिसमें बहुत से डिसएडवांटेज है, यानी कि बहुत से इसमें फॉल्ट लगे हैं कि जब उनको दोनों का आपस में टाइम सेम नहीं होता, अपडेट टाइम नहीं, यानी कि सपोज करने के ये वाला जो डीसी था ये हमारे पास क्या हुआ कि डाउन हो गया, यानी कि रूट डीसी हमारा जो फर्स्ट ये फर्स्ट वाला ये डाउन हो गया। तो जब ये डीसी डाउन हुआ तो फिर क्या हुआ कि दूसरों का जो टाइम था वो अपडेट नहीं हो पा रहा था, यानी कि सारा पहले तो ग्लोबली टाइम इनको सबको मिल रहा, सबका जो टाइम था वो सेम था, लेकिन जब ये डाउन हो गए तो हर किसी ने अपना अपना टाइम हिसाब से यूज़ करा और इनका टाइम आपस में कंपेयर नहीं हो रहा था। तो क्या ये इनको प्रॉब्लम आ गई रूट सिंक्रोनाइजेशन की। और इसके अलावा पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि ये हमारे प्राइमरी डोमेन का एमुलेटर, मतलब कि आप एक राउटर सपोज कर लें कि एक पीसी ने पहले सबसे पहले जो है पासवर्ड अपना जो रखा कोई भी, तो वो उस लॉगिन पासवर्ड तो लॉगिन के थ्रू वो पहले जो उसके करीब क्या था ये डोमेन कंट्रोलर था, तो इसके थ्रू वो उसने लॉगिन हो गया, ठीक हो गया। तो उसके बाद इसके जब जहाँ लॉगिन वगैरह होता है तो साहब की मैं आपको बता इसमें रेप्लिकेशन मतलब कि हर जगह जो डाटा वो स्टोर होता है, और वो स्टोर कौन कर रहता है, वो बेसिकली ये जो ऊपर यानी कि डोमेन का रूट होता है उसके पास सारा रिकॉर्ड होता है इस चेंज राइट यानी कि राइट एबल करने का, यानी कि कोई भी चेंजिंग करनी तो वो सिर्फ रूट कर सकता है, बाकी ये जो है ये सिर्फ डाटा को रीड करते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं करते हैं। तो जब तक तो ये डीसी ऊपर वाला जो है वर्क कर रहा था तो तब तक ये हमारे पास ये लॉगिन वगैरह जो जैसे यूज़र अपना लॉगिन नेम वगैरह जो चेंज कर रहा था तो ये ऑटोमेटिकली ये क्या करता था सबको बताता था कि उसने अपना नेम और पासवर्ड वगैरह सब कुछ चेंज कर लिया। लेकिन जब ये डाउन हो गया तो क्या हुआ, ये जो यूज़र था इसने क्या इस यानी कि अपना नेम और पासवर्ड क्या किया, चेंज कर लिया। जब चेंज किया तो इसके पास ये रिकॉर्ड हो गया, तो इसके पास जब ये रिकॉर्ड आया तो इसने ये रिकॉर्ड किसको जो मेन रूट डीसी को सेंड कर दिया। जब इसको सेंड किया तो ये चूँकि लिंक इसका डाउन हो चुका था, इसके पास ये रिकॉर्ड नहीं गया और ना ही दूसरों का अपडेट हुआ। तो फर्स्ट टाइम ये इसके साथ जो है वो इसके पास तो वो पासवर्ड जो नहीं होता वो तो सेव हो गया, और जब इसने एंटर किया तो ये इसके यानी कि जब भी ये लॉगिन पासवर्ड देता है इसके साथ कनेक्ट हो, लेकिन सपोज करें कि इस डिवाइस का ऑटोमेटिकली इसके साथ जो है वो कनेक्शन बन जाता है। तो ये जब इसके साथ कनेक्शन बना तो इसके पास तो वो ओल्ड पासवर्ड था, न्यू पासवर्ड नहीं था, तो क्या हुआ कि इसने इसका जो ये कनेक्ट नहीं हो पाया और ना ही उस और यानी कि उसके साथ कम्युनिकेट कर पाया। तो जब वो लॉगिन नहीं कर पाया तो फ़ौरन कॉल वगैरह आ जाती है कि यार वो मेरा ये लॉगिन नहीं हो रहा, जबकि मैं पासवर्ड भी ठीक एंटर कर रहा। तो उसकी यही रीज़न है कि जो मेन जो रूट होता है वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरे जो जितने भी डीसी वगैरह होते हैं उनके पास पीडीसी की परमिशन नहीं होती कि वो ये परफॉर्म कर सकें, यानी कि सबको बता सकें। तो इसीलिए जब ये वाली चीज़ यानी कि जब डीसी जो है वो डाउन हो जाता है यानी कि जो रूट है, तो तब उसको ये वाले दूसरों को ये यानी कि ट्रांसफ़र करना पड़ती है पीडीसी यानी प्राइमरी डोमेन कंट्रोल को ये परमिशन यानी कि ये रूल दूसरों को जिसको भी मज़ीद वो रूट बना रहा होगा उसको ये प्रोवाइड करना। अदरवाइज़ ये बहुत क्योंकि अगर 1000 यूज़र है तो वो बहुत ज़्यादा ये एक 2-2 मिनट बाद भी पासवर्ड चेंज करते रहते हैं लोग, तो वहाँ तब प्रॉब्लम आती है और बार बार वो शोर हो जाएगा कि मेरा जो है लॉगिन में नहीं हो रहा, तो तब ये ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमारे पास रिलेटिव आईडी मतलब रिलेटिव आइडेंटिफायर में क्या क्या करता है कि ये हमारे पास SIDs और यानी कि ये चेक करता है कि जो इसकी आईडीज़ हैं SIDs वो यूनिक हैं या नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें चेक करता है। ये रिलेटिव आईडीज़ हैं, तो ये रिलेटिव आईडीज़ यूनिक आईडीज़ को जो है चेक करता है। और उसके SID मतलब सिक्योर आइडेंटिफायर, तो
इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि सिक्योर आइडेंटिफायर कैसे और ये क्या करता है। तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें आ जाती हैं सिक्योर आइडेंटिफायर में। तो इसमें डोमेन नेम और एस आई डीज आ जाती हैं, यानी कि एस आई डी सिक्योर आई डीज, यानी कि ये आई डीज के थ्रू जो है यूनिक है। उसके बाद डोमेन नेम जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह जो इस तरह के नेम होते हैं। चूँकि ये कंप्यूटर्स होते हैं, ये इस तरह इन चीज़ों को जो है वो यूनिक नहीं देखते, ये उसकी जो आई डीज अपने हिसाब से इसको चीज़ को कोई ना नाम देते हैं। तो एस आई डीज ये इसमें यूनिक होनी चाहिए, ये चीज़ देखी जाती है। तो जो कि ये आईडीज जो है वो एस आई डी वो प्रोवाइड करता है, यानी कि जो डीसी होता है वो दूसरे, यानी कि जो रूट डीसी होता है वो दूसरे डीसी या एडीसी वगैरह को जो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो चूँकि ये प्रोवाइड कर रहा है और कुछ लिमिटेड फॉर्म में जो है वो दे रहा होता है। जैसे कि यूज़र अगर इसने सपोज कर लें कि ये जो डीसी था, जो रूट डीसी था, उसने इस वाले डीसी को या फिर एडीसी जो एडिशनल या इसका जो बैकअप इसने रखा हुआ था एडीसी, तो इसको क्या किया इसने 50 जो है या 500 कर लें। तो इसने क्या किया एडीसी, तो इस वाले डीसी ने जो 500 एस आई डीज जो है इसको गिवन कर दी। अब एस आई डीज मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग आ रहे हैं और न्यू से न्यू जो है एस आई यानी कि अपना लास्ट जो डोमेन नेम यानी कि डोमेन नेम्स दे जा रहे हैं, और यानी कि फर्स्ट लास्ट में लोग आते जा रहे हैं और चेंज होते जा रहे हैं। तो एट टाइम क्या आएगा कि ये जितने भी होंगे इसके पास जो अलॉट की गई होंगी, यानी कि जो एडीसी जो होगा वो उसको असाइन करता जाएगा, या दूसरे जो डीसी हैं ये असाइन जो है ये करते जाएंगे। सॉरी, ये जो दूसरे डीसीएन के पास जो 3 परमिशन है जो कि ये डोमेन का, लेकिन जो एडीसी है उसके पास नहीं। उसके पास क्या एसआईडी सिर्फ लिमिटेड है, कितनी 500। वो आप जैसे जैसे यूजर इसके साथ एडीसी के साथ कनेक्ट होते हैं ये उनको अपडेट करता जाए, लेकिन जैसे ही ये 500 पूरे हो जाते हैं तो ये 500 पूरे हो जाते हैं तो इससे ये मजीद ले लेता है। लेकिन क्या होता है कि जब ये जो रूट होता है ये जब ये डाउन हो जाता है तो क्या होता है, जब इसके जो एडीसी के एसआईडी पूरी हो जाती हैं 500, तो उसके बाद इसको इससे मजीद ये जब लिंक डाउन होता है तो ये प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो आगे वाला यूज़र जो है लॉगिन न्यू यूज़र जो आता है वो लॉगिन नहीं हो पाता। तो क्या होता है कि उस टाइम ये जो डीसी होता है इसको ये वाला रोल भी एडीसी को प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज वो न्यू यूज़र ऐड नहीं हो पाएगा और वो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। अगर तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा लोग हैं और वो दिन बहुत ज़्यादा चेंजिंग करते जा रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं चलते जाते जा रहे हैं, तो तब ये इसकी ज़रूरत बहुत जल्द पड़ जाती है। अदरवाइज इसके कुछ बहुत टाइम भी लग सकता है, क्योंकि इस यूज़र पर डिपेंड कर कितने लोग यूज़र चेंज। तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार अगर रूट डीसी जो होता है हमारे पास वो उसका लिंक जो है वो डाउन हो जाता है, तो रूट डीसी का क्या होता है लिंक डाउन हो जाता है, तो क्या जो एडिशनल हमारे पास जो डीसी होता है तो क्या वो न्यू यूज़र को ऐड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसके 2 आंसर यस और नो दोनों हो सकते हैं। तो अब ये दोनों कैसे हो सकते हैं ये पूछा जाता है। तो क्या होता है आप कह सकते हैं कि अगर तो उसके पास जो उसने जो नंबर जो है कि जो डीसी ने अलॉट किए थे एडीसी को एडिशनल डीसी को, तो उसके पास अगर तो वो नंबर अभी है तो ठीक है वो मज़ीद जो है वो ऐड कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास जो लिमिट 500 की मैंने आपको कहा है, अगर वो 500 नंबर पूरा हो चुका है तो उसके बाद वो मज़ीद कोई भी यूज़र ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे पास एसआईडीज वो सेम होती है। ये अब यूनिक कैसे होती है ये चीज़ आती है, क्योंकि अगर ये सबके साथ पास परमिशन हो तो उन जो नंबर जो असाइन जैसे कि आईडी वगैरह कोई गिवन करते हैं 1 2 3 4 इस हिसाब से ये आईडी होती है। लेकिन अगर वो क्या अगर सबके पास ये चला जाए कि वो अपनी मर्जी से आईडी कोई भी असाइन करना शुरू कर दें तो वो यूनिक नहीं रहेगी, बल्कि उसमें डुप्लीकेशन वगैरह है जिससे पता नहीं चलेगा ये किसकी आईडी है या किसकी नहीं है। तो इसीलिए जो मेन होता है जो रूट डीसी होता है ये उसके पास परमिशन होती है और वो सिर्फ वही उसको यूज़ कर और सबको वो नंबर अलॉट कर रहा होता है। और जब वो डाउन हो जाए तो फिर वो वाली परमिशन किसी और को दे दी जाती है। अगर नहीं देंगे तो ये यूनिकनेस का जो ये हमारे पास प्रॉब्लम आती है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर मतलब कुछ भी मेंटेन क्रॉस डायरेक्टरी लिंक्स, यानी कि ये जो क्रॉस डायरेक्टरी लिंक्स होते हैं इसको मेंटेन करता है। जैसे कि ये हमारे पास मुख्तलिफ जो ट्रीज हैं यानी कि फॉरेस्ट और ये
यानी कि ये जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर होता है, अगर एक डोमेन है तो इसकी वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। जब एक से ज़्यादा जब 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 हमारे पास डोमेन्स आती हैं तो तब इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, और तब इसका जो इम्प्लीमेंट किया, यानी कि हमें एक यानी क्रॉस डायरेक्टरी लिंक्स वगैरह बनाना पड़ता है। जैसे कि सपोज कर लें कि ये हमारे पास मुख्तलिफ जो डोमेन्स थी और फॉरेस्ट बना हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि एक यानी कि एक डीसी ने क्या किया, यानी कि एक यूज़र ने जो अपना जो नेम वो चेंज कर लिया। अब यूज़र ने जब अपना नेम जो है वो चेंज कर लिया तो यानी कि उसका नाम जो अहमद था, तो अहमद की बजाय उसने चेंज करके अली रख लिया। जब अली एंटर हुआ तो उसने अपनी यानी कि यहाँ अपने पास अपडेट कर लिया। उस अपडेट करने के बाद जो रूट का वहाँ जब उसने परमिशन जो सेंड करने की कोशिश की कि वहाँ उसके मतलब भेजता हूँ, और सबके पास वो उसका लिंक जो है यानी कि उसका नाम चेंज हो जाएगा। जब वो जो डीसी था इसने उसके पास वो लिंक भेजा और उसको कहा कि इसका नेम यहाँ चेंज हो चुका, तो आप वहाँ से सबके पास इसका रिकॉर्ड जो है वो चेंज करवा दें। जबकि वो लिंक जो रूट डीसी था वो डाउन हो चुका, जिसकी वजह से वो लिंक क्या हुआ, वो नाम इसने यहाँ तो अपडेट कर दिया, वहाँ अपडेट ना और सबके पास और था। और जब यही यूज़र फिर दोबारा किसी और डीसी के थ्रू जो कनेक्ट होने की कोशिश करता है और इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो वहाँ अपना एंटर नहीं, क्योंकि दूसरों के सबके पास तो जो नेम था वो ओल्ड वाला था, न्यू नहीं था। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं। तो सिंपल ये हमारे पास इसके जो हमारे पास FSOM रूल्स हैं, ये 5 रूल्स हैं जो बहुत ही यूनिक होते हैं। इनको अगर मैं समराइज करूँ तो जो सिंपल आप इसको इस तरह कर सकते हैं, यानी कि जो मेन रूट सिंपल यही है कि जब फॉरेस्ट की बात किया, जब एक फॉरेस्ट डोमेन बन यानी कि फॉरेस्ट एक्टिव डायरेक्टरी होती है तो तब उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। तब हमारे पास वहाँ में इनकी ज़रूरत पड़ती है, डोमेन नेमिंग मास्टर की और स्कीमा मास्टर की। और जब एक डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस होती है तो उसमें ये जो 3 है इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है। लेकिन आप ज़रूरत इनकी कब और कभी पड़ती भी और नहीं पड़ती, ये डिपेंड करता है कि किस तरह की हमें जो है वो चेंजिंग करनी है। तो इसलिए हमारी चेंजिंग पे डिपेंड करता है। तो इसमें क्या था, सिंपल मास्टर स्कीमा, मतलब मास्टर स्कीमा में ये होता है कि जो रूट का जो स्कीमा होता है उसको चेंजिंग वगैरह सिर्फ और सिर्फ वही चेंज करता है जिसके पास मास्टर स्कीमा की जो परमिशन होगी, यानी कि रूट जो भी होगा, जो डीसी होगा, रूट डीसी होगा, वही चेंज कर पाएगा। उसके बाद डोमेन नेमिंग मास्टर का ये सारी चीज़ें वही यूज़ कर पाए जिसके पास ये सारी चीज़ें होती हैं। और इनको सिंपल ये कर स्कीमा मास्टर स्कीमा मतलब जो आपका जो स्ट्रक्चर है डेटाबेस का, यानी कि जो भी होता है उसको चेंज करना। उसके बाद डोमेन नेम मास्टर मतलब कि कोई भी डोमेन अगर ऐड या रिमूव करनी तो उसको ऐड या रिमूव करने का यूज़ किया जाता है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर मतलब कि जो हमारे मुख्तलिफ जो डोमेन्स के लिंक्स होते हैं उनको आपस में कम्युनिकेट यानी कि लिंक्स करने के यूज़ किया। उसके बाद PDC प्राइमरी डोमेन कंट्रोल ये होता है कि आप चेक करते हैं कि जो पासवर्ड वगैरह जो चेंज हुए हैं वो आप किस तरह उनको सिंक्रोनाइज करना है। उसके बाद रिलेटिव आईडी मतलब कि ये चेक करता है कि जो आईडी वगैरह है कि वो यूनिक है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद ग्लोबल कैटालॉग वही है जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी है, तो एक्टिव ग्लोबल कैटालॉग भी यही होता है कि इसमें हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन एक ही सिस्टम पर सब का सब डाटा जो है वो स्टोर होता है और उसको कोई भी यूज़ कर सकता है जब यहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे पास सिर्फ रीड ओनली होता है। रीड ओनली कैसे होता है, यानी कि ये हमारे पास एक डोमेन है और इस डोमेन की कुछ ब्रांचेस हैं, इसी तरह ये एक और डोमेन है, इसके अलावा और सब डोमेन्स हैं, इसके सब डोमेन्स हैं, एक मेन डोमेन और लोकल डोमेन्स वगैरह। तो अब क्या होता है कि इनके दरमियान कहते हैं एक ग्लोबल कैटालॉग बना दिया जाता है। तो ग्लोबल कैटालॉग क्या करता है, ग्लोबल कैटालॉग ये करता है कि वो जितने भी ये हमारे पास ग्लोबल कैटालॉग एज अ इंडेक्स काम करता है। जैसे कि हमारे एक बुक के पीछे एक इंडेक्स होता है जिसको देखकर हम जिस पेज पे कोई भी चीज़ हम एक्सेस कर पाते हैं, तो बेसिकली ग्लोबल कैटालॉग भी हमारे इंडेक्स की तरह काम करता है। यानी कि ये पार्शली जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने अंदर स्टोर कर देता है। पार्शली मतलब कि यूज़र का नेम और लॉगिन पासवर्ड और नेम वगैरह जो है नेम और पासवर्ड वगैरह जो है वो स्टोर करके लॉगिन की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको जो सेव कर लेता है और इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो वो स्टोर करता है, जो बाकी कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन वो स्टोर नहीं करता। तो सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि एक
जो हमारे पास ग्लोबल कैटलॉग यानी कि ग्लोबल जो हमारे पास यानी कि डीसी होता है उसके पास ये पड़ी होती है। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है उसमें से अगर कोई भी एक्सेस करना चाहे, जो भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहे तो वो ग्लोबल कैटलॉग से हासिल करने लगता है। यानी कि यहाँ से जो अगर यूज़र कोई न्यू आया या कोई यहाँ से यूज़र चला गया तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस जगह पे, एक जगह पे वो स्टोर हो रही होती है और वहाँ से वो गेट की जा रही होती है। तो ये हमारे पास ग्लोबल कैटलॉग है जो इसकी यानी कि यहाँ सर्चिंग वगैरह हमारी फास्ट हो जाती है और ये ऑल यूनिवर्सल ग्रुप इन्फॉर्मेशन स्टोर इन ग्लोबल, यानी कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी ग्लोबल कैटलॉग में स्टोर होती है। उसके बाद स्कीमा रेडी बता चुका हूँ कि ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट क्लासेस और ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स को मिला दिए जो हमारे पास स्कीमा बन जाता है। स्कीमा एक स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी डेटाबेस में जो होता है, स्कीमा में जो चीज़ डिफाइन करे सिर्फ वही एंटर यानी कि उस डेटाबेस में एंटर हो सकती है, उसके अलावा कोई और एंटर नहीं है। जैसे कि अगर फर्स्ट स्कीमा में डिफाइन किया गया कि यूज़र का नेम जो फर्स्ट सिर्फ एंटर हो, तो वो अगर यूज़र नेम लास्ट एंटर करना चाहेगा तो वो सेकंड नेम एंटर नहीं होगा क्योंकि वो हमारे स्कीमा में, हमारे स्ट्रक्चर में नहीं होता। जैसे कि एक कोई भी चीज़ होती है, जैसे टेबल होता है, यहाँ लिखा था फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अगर एक टेबल के यानी कि एक स्ट्रक्चर एक टेबल ही नहीं बनाया गया तो उसमें एक वैल्यू हम कैसे स्टोर कर पाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं स्कीमा की। उसके ये स्कीमा के मजीद ये बताया गया। उसके बाद हमारा DNS डोमेन नेम सर्वर का डोमेन नेम सर्वर जो जैसे कि आप URL में देखते हैं google.com है, आप क्या एक हमारी जो है डोमेन है, यानी कि google.com हमारी जो डोमेन नेम है। तो इसमें डोमेन DNS डोमेन नेम सर्वर ये करता है कि जो यानी कि ये जो रीडेबल फॉर्म को अनरीडेबल फॉर्म में और अनरीडेबल फॉर्म को रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे google.com है, आप google.com कहकर ह्यूमन के रीडेबल फॉर्म में इसको बना दिया, आप इसी को IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि 192.168.99.2 यानी कि सपोज कर इस तरह इसने कन्वर्ट कर दिया। तो ये डोमेन DNS डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि ये जो डोमेन के नेम होते हैं उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है या फिर उसको दोबारा रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट, यानी कि रीडेबल फॉर्म टू IP एड्रेस या IP एड्रेस टू अनरीडेबल फॉर्म। तो इस तरह ये आपस में उनको चेंज करता है और बदलता रहता है, यानी कि google.com को IP एड्रेस में कन्वर्ट करेगा और IP एड्रेस को google.com में कन्वर्ट का। तो इसका बेसिकली ये चीज़ है, यानी कि ये इसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है डोमेन जो हमारी होती है। उसके बाद एप्लीकेशन वही चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई थी। जो एप्लीकेशन मतलब नकल करना है, कोई डुप्लीकेट डाटा का लाना, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जो यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी डाटाबेस के एक्टिव डायरेक्टरी मतलब कि ये एक जगह पर सारे सिस्टम जितने हुए उनका डाटा स्टोर होता है और वहाँ से सब को मैनेज किया जाता है। अगर एक चीज़ सिस्टम से कोई चीज़ चेंज करनी होती है तो वहाँ से हम बैठ के कर सकते हैं। या यूज़र ने एक जगह एक PC पर वर्क किया हो और उसका जो सारा का सारा वर्क क्या होता एक जगह हमारे जो एक्टिव डायरेक्टरी जो डाटाबेस होती है उसमें जाकर स्टोर हो जाए और वहाँ से फिर वो एक्सेस करें। तो इस तरह वो उसका डाटा जिस PC से मर्जी वो एक्सेस करना चाहे वो कर सकता है। तो क्या होता है कि आप हर एक PC में वो डाटा होता है तो वो क्या होता है रेप्लिकेशन हो रही है, असल में डाटा की रेप्लिकेशन हो रही होती है। इसी तरह मुफ्त यहाँ जो हमारे पास DC डोमेन कंट्रोलर पड़ा था, यहाँ पर ADC एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पड़ा था, तो उसमें भी डाटा क्या हो रहा था रेप्लिकेशन यानी कि कॉपी हो रहा था और सब के सब PC को बताया जा रहा था ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ काम हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, इसमें ये यूज़र हैं, ये PCs यूज़र हैं, ये सारी चीज़ें बता रहे हो और ये सारी चीज़ें हमारे पास एप्लीकेशन में आ रही हैं। उसके बाद इंट्रा साइट वो सारी डोमेन लैन वैन के हिसाब से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई हैं। तो ये सारी वही चीज़ें लिखी हुई, आप इसको अपडेट सीक्वेंस नंबर वगैरह यानी कि ये सारी चीज़ें इसमें ये लिखी हुई, आप पढ़ सकते हैं, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको चाहते हैं कि जैसे मैं मज़ीद में डिटेल के साथ ट्यूटोरियल बनाऊँ तो आपको मैं सकता हूँ, और हर एक चीज़ पर अगर ट्यूटोरियल बहुत बढ़ाना चाहें तो और इसको इम्प्लीमेंट करके देना तो बहुत टाइम इस पर लगता है, ये बहुत लेंथी टॉपिक है। और ये अगर आप इसकी बात करें तो यानी कि ये एक्टिव डायरेक्टरी तो ये एक पूरे का पूरा ये एक लहदा से मैं हर ऑर्गेनाइजेशन में इसमें लहदा से मैनेजर यानी कि जो एक्सपर्ट होते हैं, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो इसको जो है वो कंट्रोल कर पाते हैं और ये एक लहदा से एक डिपार्टमेंट जो है ये होता है। और ये इसके
इंटर सर्च एप्लीकेशन वगैरह की वही चीज़ें बताई गई हैं, सारी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतनी डिटेल के साथ बता चुका हूँ। तो आप इसमें अब क्या डिफरेंस क्या चीज़ें तो आप वो देख सकते हैं। और ये पासवर्ड एप्लीकेशन वगैरह क्या करिए, पासवर्ड एप्लीकेशन मतलब कि हर जगह पे आपका जो पासवर्ड शेयर हो रहा है तो बताया, यानी कि डीसी डोमेन कंट्रोल और एडिशनल डोमेन के पास भी आगे ये पासवर्ड वगैरह होते हैं। और इसके इश्यूज वगैरह क्या डाटा हमारा क्या होता है, मल्टीपल वैल्यूज, यानी कि हर जगह वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इनहेरिट परमिशन वगैरह इसमें जो है वो ऐड है। और ये टॉम स्टोन वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और लॉस्ट एंड फाउंड वगैरह का आ जाता है, अर्जेंट एप्लीकेशन वगैरह इसमें सारी इंक्लूड होती हैं। तो मज़ीद इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें एक्टिव डायरेक्टरी में जो अभी हमने डिस्कस नहीं की। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्प उसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और जो जिस टॉपिक का आपको समझ नहीं, मुझे लगता तो नहीं है कि आपको इसको बिल्कुल क्लियर हो पाए, आपको मैक्सिमम 67% ही इसकी समझ आई, लेकिन आपको जो चीज़ समझ नहीं आया कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और मैं बहुत डिटेल के साथ और उस चीज़ को उस उस जो टॉपिक है आपको समझ नहीं आए एक चीज़ को डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा ताकि आपको हेल्पफुल हो। बाकी यहाँ तो सिर्फ इनको इंट्रोडक्शन वगैरह थियोरेटिकली बताया गया, बाकी ये बहुत लेंथी और बहुत लंबे टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी कवर किए। तो और अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।